हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। तो अपन ने आपके लास्ट लेक्चर में क्लास 10th के में पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के बाद अपन ने देखा था कि रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी थी जो ओम्स लॉ के फॉर्मूले से आई थी। तो अपन देखते हैं आज रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली। देखिए, रेजिस्टेंस सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कहती है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। A component that is used to resist the flow of electric current in a circuit is called a resistor। देखिए, रेजिस्टर होता है वो ये होता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना सर्किट में, उसको अपोज जो कर रहा होता है ना कंटिन्यूसली, उसको अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो जो अपोजिशन होता है ना इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, उसको अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। और रजिस्टर जो होता है वो जो कंपोनेंट यूज्ड होता है ना फ्लो सर्किट में करंट को रजिस्ट करने के लिए, उसको अपन कहते हैं रजिस्टर। ये रेजिस्टेंस जो रिप्रेजेंट होता है आपका आर से रिप्रेजेंट होता है। ये फॉर्मूला जो आया था ये बेसिकली अपने को ओम्स लॉ से ही आया था जब अपन ने ओम्स लॉ वाला डेरिवेशन किया था, V इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद अपन कह सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। दिस इज योर फॉर्मूला। यूनिट जो उसकी होती है बेटा वो होती है, यूनिट होती है ओम, दैट इज ओम को अपन प्रोनाउंस किएंगे ओम। अब अपन आते हैं ग्राफ देखते हैं कि रेजिस्टेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे अपन ने वोल्टेज और जैसे अपने को ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अपन आते हैं आर और आई के बीच में क्या रिलेशन है। तो अपन सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। आर और आई का क्या रिलेशन है। देखो, अपन ओम्स लॉ से ये तो बात कह सकते हैं, ओम से अपने को पता था V इज इक्वल टू आई आर। सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। वी कैन से R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, मान लीजिए करंट अगर आपका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस अगर आपका बढ़ रहा है तो करंट कम है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों अपोजिट चलेंगे। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी, ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ें अलग अलग चलेंगी। लाइक वी कैन सी इन आर ग्राफ। देखो, ये आपका जो वाई एक्सिस है बेटा वो दिखा रहा है अपने को रेजिस्टेंस, और जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके ग्राफ में मैंने यहाँ पे करा 5। ठीक है, अब उस टाइम पे रेजिस्टेंस देखें तो अपन रेजिस्टेंस है आपका पीक पे, ये मानते हैं अपन 100 होगा। फिर अगर अपन करंट बढ़ाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए करंट आपका हो गया 10, तो आप रेजिस्टेंस नोटिस करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस आपका मे भी हो जाएगा 90। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं, आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ये अपन ग्राफ में देख सकते हैं। जो रिलेशनशिप है वो अपन कहेंगे, ये जो साइन अपन ने यूज़ करा है ना इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं। और 1 अपॉन आई अपन ने यूज़ करा है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए अपन जब ओम्स लॉ में यूज़ कर रहे थे वो क्या यूज़ कर रहे थे, ये वाला जो ओम्स लॉ कहता था। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डिनोमिनेटर में आ जाता है। लाइक आर और आई है वो एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन ने आई को कहाँ रखा है, डिनोमिनेटर में रखा है। तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपका रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हुआ, करंट बढ़ा, रेजिस्टेंस कम होएगा। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना। V और I एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एंड R एंड I एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अपन चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से अपन देख लेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कि रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड क्या करता है कंडक्टर पे। अब कंडक्टर से सबसे पहले अपन समझते हैं कंडक्टर क्या होता है। देखिए बेटा, कंडक्टर वो होता है जब भी मतलब जो भी मटेरियल होते हैं ना जो इजीली अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, उसको अपन कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मेटल बॉडीज, मेटल बॉडीज में इजीली करंट फ्लो होने लग जाता है। अब अपन ने सुना होगा कंडक्टर नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स वो होते हैं जो इजीली अलाउ नहीं करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए, उनको अपन कहते हैं नॉन कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहे हैं फ्लो करने के लिए। तो इसका डेफिनेशन अगर अपन देखें तो वो हो जाएगा, कंडक्टर आर डिफाइंड एज अ मटेरियल और सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। कि जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए अपन कह सकते हैं मेटल बॉडीज,
मेटल बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर अपन नॉन कंडक्टर का देखें तो नॉन कंडक्टर वुड होता है। अपन कहते हैं ना जब भी अपन करंट आ रहा हो तो अपन कहते हैं लकड़ी का यूज़ करो, ये करो, कभी कहते हैं बस स्लीपर्स पहनो, लेदर वगैरह, तो दे आर नॉन कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए ये लोग ईजी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि कभी करंट से बचने के लिए अपने को मतलब स्लीपर्स पहन लेना चाहिए, तो वो लेदर होता है, तो दैट इज बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर्स अपन जिनको कह सकते हैं। तो और वुड भी है, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखते हैं अपन किस फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर पे, ठीक है। अब देखो बेटा, पहला अपन आता है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी ना उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा। अब मान लीजिए बहुत लंबा वायर है और उसमें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ही होएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अपन यहाँ पे ग्राफ भी बना देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो ये वाला आपका ग्राफ हो जाएगा, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस, एल आपका यहाँ पे ये, तो एक दूसरे को ये दोनों क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको कहता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, मतलब रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया ज़्यादा होगा, एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड फैक्टर जो आपका डिपेंड करता है वो कि मटेरियल का नेचर क्या है, मतलब नेचर क्या, मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो रेजिस्टेंस उसमें भी डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए वो कंडक्टर नहीं है, अब कंडक्टर नहीं है मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने दे रहा है। मान लीजिए वो मटेरियल नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने दे रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस कि रेजिस्टेंस जो होगा आपका मैक्स रहेगा नॉन कंडक्टर्स में, क्योंकि नॉन कंडक्टर इजीली अलाउ नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, नॉन कंडक्टर्स के लिए। और मिनिमम रहेगा किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। ठीक, अब अपन चलते हैं आपका नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं कि रेजिस्टिविटी, मतलब अपन इन सबको फॉर्मूले को, अब मैं अगर आपके तीनों फॉर्मूले को इस तरीके से अपन देखा जाए बाय इक्वेशन फर्स्ट, देखते रहिए आप, जो अपने मैंने इक्वेशन को इसीलिए नंबरिंग करी है। सेकंड, मैं कह सकती हूँ कि आर सिंबल ये होएगा एल अपॉन ए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो अपने को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, अगर इक्वल साइन लगाएंगे तो अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, तो ये इट वुड बी लाइक आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एंड रो इज रेजिस्टिविटी। रो है एक कांस्टेंट जो अपन ने यूज करा है यहाँ पे रो, इसको बोलेंगे अपन रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की अपन डेफिनेशंस पे आते हैं। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, अब मटेरियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। देखिए, रेजिस्टिविटी होगी कि मतलब कितना स्ट्रांगली वो फ्लो को करंट के रोक रहा है, उसको अपन कहेंगे, वो मेजर जो होगा ना उसको अपन कहेंगे रेजिस्टिविटी। मतलब इट इज अ मेजर टू हाउ स्ट्रांगली इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी मतलब मेजर है, उसको मतलब क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपन जो बोलेंगे रेजिस्टिविटी। देखिए, रजिस्टर था वो डिवाइस थी, रेजिस्टेंस उसकी नेचर था, रेजिस्टिविटी क्या है, उसका मेजर है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इसका मेजर होती है, और इसकी जो बेटा यूनिट होती है, इसका सिंबल तो अपन ने देख लिया है, उसको अपन बोलते हैं रो, और दैट इज रो। यूनिट इसकी हो जाएगी, एसआई यूनिट इसकी होती है ओम मीटर। यूनिट अपन अगर इसकी देखें तो वो हो जाएगी ओम मीटर, ठीक। अब तीनों चीज़ें अपने को क्लियर होती हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अपने देखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस था वो अपोजिशन था इलेक्ट्रिक करंट को, रजिस्टर क्या था, रजिस्टर वो डिवाइस थी, रेजिस्टिविटी क्या है, मेजर है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से अपन ने एक्सप्लेन करके समझ ली हैं। अब अपन देखेंगे, अपन ने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और रेजिस्टर्स क्या होते हैं। अब अपन देखेंगे जो रेजिस्टेंस होता है आपके सर्किट में, उसका कॉम्बिनेशन किस टाइप से होता है। देखिए, आपका रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होता है वो टू टाइप से होता है। पहला जो होता है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है, ठीक।
रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए बहुत सारे आप और आपके फ्रेंड्स हैं और आज फ्रंट लाइन में आप लोग चेन बना के खड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब फ्रंट में ही आप लोगों ने सबने हैंड शेक करे हुए हैं और चेन बना के ऐसे खड़े हुए हैं, तो इसको अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब भी अपन प्रेयर में खड़े होते हैं ना, रॉस में खड़े, वर्टिकल लाइंस में खड़े होते हैं प्रेयर्स में लाइन बना के, तो वो जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में सारे फ्रेंड्स आप हाथ मैश करके खड़े हुए हैं और पैरेलल में आप लोग मान लीजिए वही प्रेयर में जो बच्चे लाइन बना के अपन खड़े होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट क्लास के, तो वो हो जाते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन 2 टाइप से होएगा, पहला आपका सीरीज में, सेकंड आपका पैरेलल में। तो अपन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन आपका कैसे होता है। तो अपन देखते हैं आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है। देखिए रेजिस्टेंस इन जो सीरीज होएगा, देखिए उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा ना, ये आपका सर्किट देखिए, इसमें रेजिस्टेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन है, मतलब देख लीजिए एक सिंगल लाइन में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये आपका होता है सीरीज रेजिस्टेंस। यहाँ पे नीचे अपन देखते हैं ये है जो ये बैटरी है, ठीक है, ये वोल्टेज है और यहाँ पे अमीटर कनेक्ट है। अमीटर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अमीटर का यूज आता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। आपका करंट यहाँ से आई फ्लो हो रहा है जो कि पहले R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर R3 में जाएगा और देन यहाँ से आई दोबारा निकल जाएगा। ये आपकी बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे की है और ये ओपन और क्लोज मैंने आपको सिंबल में लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये की है, ओपन है या क्लोज है। एट दिस टाइम दिस इज क्लोज, ठीक है। जब क्लोज होएगी की तो उस टाइम आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। मतलब इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है वो होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब अपन ने ओम्स लॉ जो पढ़ा था, ओम्स लॉ से अपने को पता है V होता है I अपॉन V इज इक्वल टू I R, ठीक। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आपको एक बात याद रखनी है, जो भी आपका करंट फ्लो होता है ना, वो सेम करंट फ्लो होएगा सब रेजिस्टेंस में। जैसे कि इस वाले में R1 में जो जाएगा वो भी आई, R2 में जाएगा वो भी आई और R3 में जाएगा वो भी आई जाएगा, सेम करंट फ्लो होएगा आपका। तो अपन कह सकते हैं कि V हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 1 को अपन जब लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ, तो V1 अपना अपन लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I अपॉन R1, V2 इज इक्वल टू I upon R2, equation number 2, that is equation number 3, और V3 आपका हो जाएगा I upon R3, that is equation number 4। अब अपन चारों इक्वेशन को अगर देखें तो कह सकते हैं अपन पुट करेंगे फर्स्ट सेकंड और अपन IR के वैल्यू को भी पुट करेंगे, इसको भी अपन स्टार दे देते हैं, तो ये हो जाएगी फर्स्ट विल बी, अपन लिख सकते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन को IR, ये वाला आपका रेजिस्टेंस के लिए मैंने यूज़ किया है, हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, RS अगेन अपन लिखेंगे, I को यहाँ करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, इट वुड बी कैंसिल आउट यहाँ से यहाँ का, तो आपका RS जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, आगे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आपका सीरीज का है, ठीक। तो मैं आपको दोबारा ब्रीफ करती हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सेम करंट जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जब मान लीजिए सब जने हाथ पकड़ के सामने फ्रंट लाइन में खड़े, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका एग्जांपल ये है, तो आप आई जो जाएगा वो R1 में जाएगा, फिर वही आई R2 में जाएगा, वही आई R3 में जाएगा, देन वो वापस यहाँ से आ जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम होता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। एक तो अपन ने पढ़ा सीरीज रेजिस्टेंस और अब अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
देखो सीरीज का जब अपन ने देखा था तो मैंने आपको बोला था सब जने हाथ पकड़ के फ्रंट लाइन में खड़े हैं। पैरेलल जब भी अपन देखेंगे तो अपने को जब भी अपन प्रेयर करने के लिए लाइंस में खड़े होते हैं ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपसे कहता है द करंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके सेम करंट तीनों में जा रहा था क्योंकि वहाँ पे सिंगल वायर था। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सर्किट है, सर्किट में आई करंट यहाँ जा रहा है। अब उसको यहाँ पे तो 3 पाथ मिल रहे हैं। करंट आपका हो सकता है R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा, R3 में जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आई करंट है ना बेटा वो डाइवर्ज हो जाएगा। मे बी यहाँ पे जो जाएगा वो आपका जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2 और यहाँ पे जाएगा I3, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचेस हो गई हैं, 1, 2 और 3, तीनों ब्रांचेस हो गई हैं। तो यहाँ पे करंट आपका डिफरेंट रहेगा। सेम चीज़ अपन अप्लाई करते हैं। अपने को पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देन I विल बी लाइक I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अपन लिखेंगे I इज इक्वल टू, जब अपन पूरा इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो मैं इसको RP कर देती हूँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, उसको मैं आपको इक्वेशन नंबर देती हूँ 1, और मैं दोबारा आपका I1 जब लिखूंगी उसको मैं लिखूंगी V अपॉन R1, I2 में आपका लिखूंगी V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3, और I3 में आपका लिखूंगी V अपॉन R3, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। देखो करंट अगर सेम जा रहा है, करंट सेम जाता था उस वाले में सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया करंट आपका डिफरेंट जा रहा है, मतलब 3 ब्रांचेस में करंट आपका डाइवर्ट हो गया है। मतलब I यहाँ से आया था, R1 में I1 चला गया, R2 में I2 चला गया और R3 में आपका I3 चला गया है, तीनों कॉम्बिनेशन। पर जो वोल्टेज है ना वो वोल्टेज आपका सेम रहेगा। अब मानती हूँ मैं R1 के लिए वोल्टेज यहाँ पे इतना पैरेलल में, अब जो वोल्टेज इसके लिए R1 के लिए R2 के लिए भी सेम वोल्टेज पैरेलल में रहेगा। अब जो R2 के लिए वोल्टेज है वही वोल्टेज सेम R3 के लिए रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके बेटा वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे करंट सेम था, यहाँ पे आपके वोल्टेज सेम है। वोल्टेज कभी फ्लो नहीं होता है, वोल्टेज अपनी जगह पे रहता है। वोल्टेज करंट को फ्लो कराता है। कभी ये मत सोचना, मतलब कभी बोलना भी मत कि वोल्टेज फ्लो होता है, वोल्टेज फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब आपके जो मैंने तीनों कॉम्बिनेशन निकाले थे उनको मैं लिखती हूँ। तो इट वुड बी लाइक फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हो जाएगा आपका जो आपकी इक्वेशन अपन ने निकाली थी VRP इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। V को अपन कॉमन ले लेंगे, इस साइड से अपन V कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इट वुड बी लाइक 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दैट इज़ योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब भी बेटा रिजल्टेंट निकलेगा तो वो उस तरीके से होएगा। आगे अपन आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सीरीज और पैरेलल में दोनों, जो कि एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आपको सर्किट डायग्राम दे दिया जाएगा और बताया जाएगा आपको रिजल्टेंट निकालना है, और आप ही को उसमें इंस्पेक्ट करना है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे अपन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस इतना सा याद रखना, R इन सीरीज तो RS होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी पैरेलल में तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आज अपन ने रेजिस्टेंस सीरीज एंड रेजिस्टेंस पैरेलल आपका दोनों टॉपिक कंप्लीट करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके थोड़ी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, और अभी आपके 2 लेक्चर पावर फैक्टर और हीटिंग इफेक्ट बाकी है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज हो चैप्टर से रिलेटेड या कोई सी भी, तो आप नीचे दी गई मेल ID पर मेल कर दीजिए, वरना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ like and subscribe also.